वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 67वीं बीपीएससी के जो टॉपर थे मुकेश जी, जिनको रैंक 9 मिला था एसटीएम का पोस्ट, उनके जीएस 1 का आरटीआई या यूँ बोलने की एवोल्यूटेड कॉपी को शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आगामी कुछ दिन में 69वीं का मेंस है, उसके बाद 70वीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि अब पैटर्न बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ जो रहेंगे वो हुए वही से ही रहेंगे, बल्कि उनके नंबर के स्कोप कम हो जाएंगे। जो पहले 38 में वो पूछता था वो 8 में 10 में, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। तो बेहतर ज़रूरी हो जाता है कि आप देखें कि किस तरह से मार्किंग हुआ है, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है न्यू बच्चों के लिए भी और जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी। देखिए, हिंदी मीडियम था इनका और इनको टोटल 181 नंबर मिला है। इससे पहले जीएस 2 के इनकी कॉपी को मैं शेयर कर चुका हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए, इनको जो मैथ में है, एक में इनको 36 का 36 मिला है क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ से शुरू हो रहा है मैथ का। यहाँ पे 6 में 6, 8 में 8, 8 में 8, 8 में 8, 6 में 6, है ना। तो इसमें 36 में 36 मिल गया। क्वेश्चन 15 में देखिए 6 में 6 है और 8 में 6, यहाँ पे 2 नंबर कट गया है। फिर 8 में 8, 8 में 8, 6 में 6, तो यानी कि 36 में, एक में 36 और एक में 34, तो 2 नंबर इनका यहाँ पे कटा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, कितना शानदार नंबर है ना। तो जैसे ही इतना हो रहा है तो समझ सकते हैं ना, 72 नंबर आ रहा है, तो अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। हालांकि उसके बाद भी 181 बनस्पत थोड़ा कम नंबर बोल सकते हैं, बट इनका ऑप्शनल और इंटरव्यू अच्छा था तो शानदार रहा। बहरहाल आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं। तो मैथ हम लोग देख ही लिए थे, तो अब सीधे हम लोग मेन क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैथ में जो पहला 15 के क्वेश्चन नंबर 15 में इनको जो का नंबर काटा गया है, 2 नंबर, वो जरा हम लोग देख लेते हैं क्यों काटा गया था। वैसे स्टेप मार्किंग पर तो होता है नंबर 15 का ए, 15 का ए यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है। क्या था 15 का ए, हम लोग क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैथ का तो यहाँ पे इतना आसानी से हम लोग सारा डाटा के बिना बना नहीं पाएंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या था। 15 नंबर जो क्वेश्चन था वो 14, 15 यहाँ पे था, है ना। पंद्रह का ये था, एक चार्ट दिया गया था। पर कैपिटा इनका इनकम था, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर द गिवन ईयर्स, रेफर टू द बार ग्राफ टू द आंसर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो 15 का एक क्वेश्चन हो गया, और 15 का डबल ग्राफ था, ईयर भी था। 15 का था कि व्हाट इज़ द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1951 टू 1991, है ना। तो अब इसका आंसर जो क्या है वो जरा देख लिया जाए। इसका आंसर जहाँ पे इसका 2 नंबर का कटौती हुआ है 1951 से 1991 में, अभिष्ट परसेंटेज डायरेक्ट ये लिख रहे हैं, इतना 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 परसेंटेज निकाल दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका जो नंबर है 2 नंबर काटा गया है। मे बी अब तो कैलकुलेशन होगा, आंसर क्या है फाइनल वो देखा जाएगा, लेकिन इनका 2 नंबर यहाँ पे काटा गया, बाकी इनका सारा का सारा नंबर दे दिया गया है। बहरहाल अब आ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है ना। यानी कि 72 में इनको 70 नंबर मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा उसको आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। सीधा सिंपल सपाट क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, 38 नंबर का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, मौर्य कला भारतीय कला इतिहास में एक युग विभाजक के रूप में है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़कर मौर्य काल से पूर्व की कलाकृतियों में लकड़ी, मिट्टी, घास फूस आदि का प्रयोग होता था। मौर्य काल में इसके जगह पत्थर के प्रयोग की कला स्थायित्व और निरंतरता प्रदान की, इसलिए भारतीय कला इतिहास का मुख्यतः शुरुआत मौर्य कला को ही कहा जाता है। अब चूंकि मौर्य कला की विशेषताएं लिखना है तो उसमें हर एक एस्पेक्ट को आपको टच करना है। इस कला के इस प्रकार से हम देखते हैं, तो मौर्य कला का इन्होंने यहाँ पर विभाजन कर दिया है। देख सकते हैं राजकीय कला, लोक कला, अन्य में दे दिए हैं। राजकीय कला में मुख्यतः स्थापत्य कला की, लोक कला में मुख्यतः मूर्ति कला, मूर्ति कला में देख लीजिए प्रशस्त मूर्तियाँ, उसके बाद यक्षिणी, अन्य, उसके बाद चंद्रगुप्त कालीन, अशोक कालीन। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसको घेर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे इन चीज़ों से वो संतुष्ट शायद नहीं हो, ठीक है ना। राजप्रसाद का क्या है, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार, पाषाण वेदिका, इस चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है। और फिर देख लीजिए अब मौर्यकाल की अच्छा, नगर नियोजन को बार बार ये घेर रहे हैं। इसकी चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, बार बार इस चीज़ को घेरे हैं। यहाँ पर भी नगर नियोजन को घेरे हैं, नगर नियोजन को भी यहाँ पर घेरे हैं, है ना। अब पता नहीं इनसे क्या तात्पर्य है उनको। बहरहाल आइए, फिर इन्होंने यहाँ पे किया है, और ये प्रवेश द्वार। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो है
मेगास्थनीज के अनुसार इसकी विशेषताएं बताई हैं। उसके बाद इन्होंने ये दिया है 80 स्तंभ है, प्रवेश द्वार है, ये जो है लंबाई चौड़ाई, इन चीज़ों का जिक्र किया है इन्होंने। नगर में प्रवेश हेतु 64 प्रवेश द्वार थे, 590 या कितना बुर्ज लिखे हैं, चारों ओर लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। उसके बाद स्तंभ का बात ये कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखे हैं उसको यहाँ पर डिटेल से दे रहे हैं। फिर मौर्य स्तंभ की विशेषताओं का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है, डायग्राम का इस्तेमाल किया है। आधार तना, यहाँ पे देख सकते हैं आधार तना, मेखला, उल्टा कमल, कंठ, चौकी, पशुआकृति, इन चीज़ों का जिक्र किया है। मौर्य स्तंभ की विशेषताएं फिर ये लिख रही हैं, इसकी संख्या कितना है, 30 से 50 मीटर लंबा, 500 टन वजनी स्तंभ, खुले आकाश में थे, चुनार में आकाश में बलुआ पत्थर, तना सपाट। देखिए यहाँ पे इनका हैंड राइटिंग नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बट क्लियरिटी है, पढ़ा जा सकता है। राजप्रसाद का फिर यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे नगर नियोजन के अंतर्गत राजप्रसाद की भी चर्चा आती है। नॉर्मली हम राजप्रसाद लिखते हैं, लेकिन इन्होंने नगर नियोजन और उसके अंतर्गत राजप्रसाद, स्वाभाविक सी बात है, उनको क्या है एरियन के द्वारा क्या कथन था। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इसका मुकाबला ना तो सूसा कर सकता है ना एक बताना। फाहियान क्या बोलता है, यह जो है मानव नहीं देवों द्वारा निर्मित है, इनको उन्होंने लिखा है इस तरह से। और आगे ये देख लीजिए राजप्रसाद की फिर विशेषताएं यहाँ पर करें। फर्श लकड़ी की, छत लकड़ी के, है ना, इसकी लंबाई कितना है वो सब लिखा है। स्तूप की देखिए, यह मुख्तलिफ बौद्ध से संबंधित अवशेष जो है वस्तु हेतु बनाया गया था, अवशेष को रखने हेतु। इनका इन्होंने यहाँ पे चित्र भी बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है एक नॉर्मल डायग्राम, यहाँ पे इन्होंने बता दिया। चबूतरा, मेथी, हर्मिट, ये सब इन्होंने किया है। यहाँ पर इनका जिक्र भी इन्होंने किया है। सबसे ऊपर यष्टि जो श्रद्धा, सम्मान, उदारता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। फिर स्तूप का जो है 4 प्रकार है। शारीरिक ये है। देखिए इनका एक चीज़ मैंने GS2 में भी देखा था कि लिखावट में थोड़ी सी जो है और क्लैरिटी की अभाव है, बावजूद इसके इन्होंने प्रेजेंट किया है तो इस पर मिला है। और इस चीज़ का जिक्र उन्होंने कहा भी था कि मतलब जब मैं लिख रहा था, मुकेश जी ने बताया था मुझे पर्सनली कि तो मेरा ये था कि क्वेश्चन नहीं छूटे। और मैं जब घर आता था और जिस तरह से मैंने लिखा है तो अपने हैंड राइटिंग को लेकर मुझे बहुत ताजुब हो रहा था कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अंत में कंटेंट ही मायने रखता है। हाँ, कंटेंट के साथ यदि आपका प्रेजेंटेशन लिखावट बेहतरीन है तो स्वाभाविक है आपका नंबर मिलेगा, लेकिन कंटेंट्स के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। फिर ये गुहा विहार की यहाँ पर विशेषता कर रहे हैं, पहाड़ काट कर निर्मित, है ना, फर्श, छत्र, ये सब इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। फिर लोक कला के अंतर्गत मूर्ति कला की विशेषता इन्होंने लिख किया है, पॉइंट वाइज का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। उत्कृष्ट शिल्प, अलंकृत नमूना, शारीरिक अंगों को घेरा गया है। उदाहरण यक्षिणी, दीदारगंज की मूर्ति इत्यादि का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, अब मृण मूर्तियों की भी बात करता है, जो है लोक जीवन का, पेड़ पौधों, पशु इत्यादि अन्य की भी बात कर रहा है। यहाँ पे सिक्के की बात कर रहा है, कुआं की बात कर रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं समग्रता मौर्य कला भारतीय कला खास करके बिहार के कला इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो बुद्ध के जीवन दर्शन के लिए शोध पर्यटन इतिहास की दृष्टि से जो है अहम भूमिका निभाती है। सही, SDG लक्ष्यों के प्रति अहम भूमिका निभाती है, तो इन्होंने SDG का भी जिक्र किया है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर इनको मिला है। तो क्वेश्चन 5 में यदि 20 नंबर मिला है तो इसको औसत नंबर ही कहा जा सकता है, ख़राब भी नहीं कहा जा सकता है, बट औसत कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो 20 नंबर यहाँ पे इनको मिला है। अब आ जाते हैं प्रश्न 6 है। 6 का क और ख था, संथाल विद्रोह के बारे में था। तो संथाल विद्रोह का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। जनजातियों के विद्रोह की श्रृंखला में सर्वाधिक सशक्त विद्रोह था। इसका अन्य नाम हुल विद्रोह था। भागलपुर के क्षेत्र के राजमहल में इसकी तुलना चीन के ताइपे विद्रोह से किया जाता है। इनका जिक्र किया संथाल विद्रोह के कारण। अब इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और तात्कालिक कारण, ठीक है ना, दरोगा की हत्या, यहीं पे मतलब इनको एकदम ग्राफ के अनुसार सब सामाजिक में किया गया था। पुरहा पंचायत पर प्रतिबंध और धार्मिक में 1873 का चार्टर एक्ट के धर्म परिवर्तन। आर्थिक में देखिए आपको सामूहिक मांझी व्यवस्था के ऊपर प्रतिबंध, उसके बाद है लगान की संख्या में वृद्धि करना, ये सब जो है तो सारा चीज़ का इन्होंने एक ही जगह पर इन्होंने किया है ना। तो आप यदि ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा लिख नहीं पा रहे हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ताकि वो प्रेजेंटेशन हो जाए आपका। फिर आइए आगे आ जाते हैं। अब देखिए आरंभ हो विस्तार। एक मामूली चोरी के आरोप में, ये देखिए अब यहाँ पर इन्होंने अपना स्किल का उपयोग किया है, प्रेजेंटेशन बेहतर ढंग से किया है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए शॉर्ट
स्पेस में इन्होंने सब कुछ लिखने की कोशिश किया है। तो वही सब दरोगा को जो मतलब आरोप में फंसाया गया था। फिर उसके बाद 1855 में लगभग 900 गाँवों के 6000 संथाल भगनाडीह में एकत्रित होकर सिद्धू कानू चांद भैरव को अपना नेता घोषित किया। सिद्धू कानू को घोषणा की उन्हें ठाकुर ने स्वप्न दिया है कि आज़ादी के लिए उठो, हथियार उठाओ। उस तरह का चीज़ों का उन्होंने किया है जिक्र यहाँ पे। अब आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे उग्रता व पतन धीरे धीरे 6000 से 6 लाख इत्यादि सैनिक होते गए। इसकी उग्रता से अंग्रेज की कार्रवाई की ओर मेजर बोरो के नेतृत्व में 10 सैन्य टुकड़ी को भेजा गया था। जो चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पर जिक्र किया है। परिणाम, क्योंकि आप तो जो फैक्ट चीज़ें हैं उसमें तो आप बदलाव नहीं कर सकते, बस उसमें प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। फिर परिणाम क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। भागलपुर और वीरभूमि को काटकर संथाल बनाया गया। भागलपुर के कमिश्नर अधीन एक उप कमिश्नर बनाया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लिया गया। संथालों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को प्रतिबंध किया गया। इस प्रकार से हैं। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 है, इसमें 10 नंबर इनको मिल रहा है। समग्रता अपने स्तर का यह पहला जनजातीय आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में अपनी उग्रता व जो है परिणाम के कारण महत्वपूर्ण है। इस तरह से उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है। अब देखिए 6 का जो बी है, ख है, चंपारण सत्याग्रह है। तो अंग्रेजों ने जो है शोषणकारी आर्थिक नीतियों, अब ये देखिए यहीं पर यही चीज़ 38 नंबर में होता तो आप उसको खूब डिटेल से लिखते। चूँकि इसको शॉर्ट में लिखना है ए बी में, तो इसको आप प्रेजेंटेशन का माध्यम लीजिए, सारे तथ्यों को लिखिए। जैसे उन्होंने आपने देखा संथाल विद्रोह में कैसे इन्होंने सब कुछ को लिख दिया था। तो वही बात है चंपारण सत्याग्रह के बारे में इन्होंने भी शॉर्ट में लिखा है, चूँकि 15 नंबर का था, ए बी करके था। तो अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक नीति और सामाजिक जो है को समाज के सभी जो है कार्यों में विरोध किया। इस संदर्भ में बिहार में किसानों द्वारा 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध किया गया आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के नाम से रहता है। टू द पुरस्कार, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ाई ये नहीं कर रहे हैं। खेती में जो है जीरता 80 बार, यहाँ पे 3 कटिया, खुरकी, खुश्की और ये क्या था, एक और था, ये तीनों का यहाँ पे जिक्र किया है। तो ये चीज़ इसके ये पोर्शन इनका बेहतरीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी शॉट ले सकते हैं। ये पोर्शन इन्होंने ढंग से अच्छा किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 3 कटिया पद्धति खास करके चंपारण के में प्रसिद्ध है, जिसके नील्हे एक जो है एक जगह 1 कट्ठा में जो है 1 बीघा में 3 कट्ठे के खेती करने को मतलब यूज कर दिया। जैसे कि इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है हमको, पता नहीं उन लोगों को पढ़ने में कितना होता है। तो मेरा ये है कि थोड़ा सा आप ज़रूर रखेंगे, परिमार्जन ज़रूर लिखेंगे, नहीं तो 70 में 72 होने के बाद भी यदि 181 ही नंबर है तो आप समझ सकते हैं ना। बाकी मैंने देखा है जिनका रैंक 112 है उनको भी 196 तक आया है। तो थोड़ा सा 1-2 नंबर का फ़र्क यहाँ पर पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर रखना है कि पहला कोशिश करना है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इस बार तो आपको मतलब कि GS2 में 20-20 क्वेश्चन का आंसर देना है। बहरहाल आइए, फिर वही बात है। तब राजकुमार शुक्ल ने 1918 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से सहयोग मतलब मांगा, है ना। तो चीज़ों को उन्होंने उतना ही लिखा है, बस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा बदल दिया। पटना के गांधी जी का आगमन है पटना के मजरूल हक के घर पर। फिर देखिए मुजफ्फरपुर किस तरह से, अभी इसी को इन्होंने डायग्राम बता के दिखाया। पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में क्या क्या हुआ। फिर दरभंगा में चंपारण के डीएम ने तुरंत वापस मतलब कि भेजा। इतना ही चीज़ में इन्होंने भेज दिया। यहाँ पे देखिए गांधी जी तब धरने पर बैठे और चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी, इस तरह से इन्होंने लिखा है। और फिर उसका जो है इसमें गांधी जी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में थे। इसके अनुसार निम्न फैसला हुआ था, मतलब वो जो एग्रीगेट कमेटी बना था उसकी जिक्र कर रहे हैं। क्या क्या हुआ था, 1/4 लगान वापसी, ये सब चीज़ें। इस प्रकार गांधी जी ने जो है अपने सत्याग्रह के बल पर पहली बार अंग्रेज़ों को झुकाने में सफल रहे। इसमें जो है राष्ट्रीय वो गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रभावित हुए। देखिए इनको पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे इनको 10, दूसरे में 10 यानी कि 20 नंबर इनको भी मिला 2 पार्ट में। ठीक है, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज नंबर यहाँ पर भी बोला जा सकता है। अब आइए, अच्छा पश्चिमी शिक्षा पर था, वेस्टर्न शिक्षा पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 भी उस समय आसान ही था। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 था कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य व तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखिए, पश्चिमी और पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, तो बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है और इस समय नालंदा विक्रमशिला अपनी शिक्षा हेतु
जो थी विश्वविख्यात थी। मध्यकाल में पटना बिहार शरीफ आदि प्रमुख केंद्र रहा था। औपनिवेशिक काल में शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा के प्रसार को निम्न रूप से देखा जा सकता है। तो औपनिवेशिक काल में ये यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं। प्रेजेंटेशन सबका अलग अलग हो सकता है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1835 का मैकाले घोषणा पत्र, 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 का हंटर आयोग, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और 1917 का सेडलर आयोग है। ठीक है ना। अब इसके नीचे भी इसकी जो विशेषताएं थी, जहाँ संभव था प्राथमिक स्तर पर था एक, और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर इन्होंने जिक्र किया है। तो ये अच्छा चीज़ है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका भी जिक्र किया है। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 1858 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का, 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना यहाँ पे इन्होंने लिखा है। फिर देखिए अब ये आते हैं 1857 से 1847 के मध्य बिहार में शिक्षा। ठीक है। तो इन्होंने 1852 में हंटर आयोग है, इसका जिक्र किया है। इसमें क्या क्या है, जैसे कि इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा की प्रगति की जांच की गई तथा साहित्यिक व व्यावसायिक शिक्षा को अलग अलग कर दिया गया। तो इन चीज़ों का 1874 में पटना सर्वे विश्वविद्यालय जो 2004 में NIT बन गया। ठीक है ना। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम है। 1902 में पूसा कृषि विश्वविद्यालय पूसा। 1909 में पटना कॉलेज की स्थापना। फिर आइए सेडलर आयोग 1917, इन्होंने व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के डिग्री व डिप्लोमा कार्य हेतु किया है। इसने महिला शिक्षा पर जोर दिया। इसके पश्चात शिक्षा में तकनीकी शिक्षा की दिशा में निम्न शिक्षण संस्थानों का स्थापना हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1921 में पटना आयुर्वेदिक कॉलेज, 1925 में PMCH पटना जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल कॉलेज। फिर यहाँ पे है 1947 में से दरभंगा विश्वविद्यालय, 1928 में पटना विज्ञान महाविद्यालय, 1930 में पटना चिकित्सा विद्यालय। इसको यहाँ पे घेरा गया है फिर से, यानी कि इस पर इनका असंतुष्टि शायद है, इसलिए इसको लागत से घेरा गया। 1928 में धनबाद में खनन विश्वविद्यालय। फिर महिला शिक्षा है तो 1914 में बांकीपुर कन्या विद्यालय, 1967 में 2 गर्ल्स स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आइए अन्य सामाजिक संस्था का योगदान, आर्य समाज, DAV स्कूल, ब्रह्म समाज, ठीक है ना। इसी तरह से इसके अतिरिक्त भी जो है वर्तमान समय में जो है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट संस्थान, NIT इत्यादि का ये जिक्र कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन में इनको देख ले सकते हैं कि कितना नंबर मिला है, 10, 3, 13 ऑन एन एवरेज नंबर। क्योंकि इस क्वेश्चन का जो मेरे भी लिहाज से प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम है, जहाँ पर 20 नंबर मिला है वहाँ पर 13 नंबर बिलो द एवरेज मार्क है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन और बेहतर ढंग से ये लिख सकते थे पाश्चात्य शिक्षा वाला, जहाँ पर इनकी कमी स्पष्ट रूप से दिख रही है। मेरा अपना मानना है शायद में भी इस क्वेश्चन को उतना बेहतर ढंग से इन्होंने तैयार नहीं किया होगा, इसलिए शायद इतना चीज़ें इनको कम मिली यहाँ पे। तो 7 नंबर यहाँ से कम तो और मिलना चाहिए था यहाँ पर। अब ये खंड 2 में आ जाते हैं। क्वाड की बात की जा रही थी खंड 2 में, जो कि आपको यहाँ पर खंड 2 से भी 3 क्वेश्चन को आपको देना होता है। तो क्वाड में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार, फिर आएंगे फटाफट हम लोग। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। ठीक है ना। उस समय क्वाड, तो उस समय उसका जो करंट अफेयर था काफ़ी पॉपुलर ही पूछा गया था। तो क्वाड के बारे में यहाँ पे, क्वाड जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान का एक महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है ना। उत्पत्ति की बात यहाँ पर करते हैं। इसकी उत्पत्ति का विचार का श्रेय जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को दिया जाता है। सदस्यता, इसकी सदस्यता के समय 2008 में ऑस्ट्रेलिया में शामिल होने की मंशा जाहिर की, लेकिन चीन के दबाव ने निखार दिया। 2007 लिख रहे हैं या 5 लिखने पता नहीं। तत्पश्चात पुनः अमेरिका के प्रयासों के बाद 2009 में गठन हुआ था। विकास क्रम, अपनी स्थापना के समय जो है ना इसका कोई औपचारिक जो है बैठक नहीं हो रही थी। इस कोविड-19 महामारी के दौरान ही सर्वप्रथम जो है अमेरिका के प्रयास से इसका प्रथम वर्चुअल बैठक 2020 में हुई। तत्पश्चात अनेक दौर का वार्ता हुआ। 23 में 2022 को जापान के टोक्यो में हुआ था, जो हालिया उस समय हुआ था। उद्देश्य, क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत में समावेशी, स्वतंत्र एवं विकास तथा अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। साथ ही हिंद महासागर की स्वतंत्रता, खुला दबाव रहित बनाना है। अपने सदस्य देशों के मध्य आर्थिक भागीदारी बढ़ाना है। ये सब इन्होंने लिखा है। भारत के लिए महत्व, सीधे भारत के लिए महत्व आ जाता है। आर्थिक महत्व, हिंद महासागर में खुली अर्थव्यवस्था का सहायता, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, व्यापार एवं अवरोध खत्म करना। राजनीतिक महत्व, वैश्विक मोर्चों पर सहायता, वैश्विक मंचों में सहायता हेतु जैसे NSG, UN इत्यादि। सामरिक महत्व, चीन की चीन का प्रतिकार करने के संबंध में जो 7516 किलोमीटर समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा हेतु, आतंकवाद पर सहयोग, सूचना, सैन्य
युद्ध अभ्यास व सूचना सहयोग पाकिस्तान को प्रति संतुलित करने हेतु इत्यादि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। अब अन्य सहयोग 4 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के कारण ज्ञान विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग। चुनौती, इसके साथ चुनौती भी है। चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान नया क्वाड बना रहा है। रूस के साथ सहयोग संबंध में मजबूत करना, और इसका कोई जो है मतलब जो है संगठनात्मक ढांचा नहीं है। इस तरह से समग्रता क्वाड जो है वस्तुतः भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक संगठन है, जिसके ऊपर हमेशा सैन्य संगठन होने का आरोप चीन लगाता रहा है, लेकिन यह भारत के विकास व 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 18 नंबर मिला है, जो कि एवरेज नंबर कहा जा सकता है, ठीक है ना। एवरेज के या एवरेज के ऊपर कहा जा सकता है, उतना नंबर है तो ठीक नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। एक चीज़ मेरे दिमाग में ये भी आया, चूँकि इन्होंने पहले मैथ को अटैम्प्ट किया है, तो स्वाभाविक सी बात है जो पहला दोनों क्वेश्चन मैथ को छोड़ करके इन्होंने अंतिम 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, और उसके कैलकुलेशन इत्यादि में भी यहाँ पर टाइम लगना स्वाभाविक सी बात है। 45 मिनट से 1 घंटा तक भी समय लग जाता है, और ये सलाह हमेशा सबको दी जाती है जब आप मैथ बनाते हैं, भले ही 1 घंटा भी क्यों ना लगे, आप मैथ दोनों कोशिश करें कि सही से बनाएं। यदि यहाँ पर इनका मैथ छूट जाता तो निश्चित रूप से इनके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता था। तो इन्होंने चूंकि मैथ बनाने में ज़्यादा समय ले लिया होगा, इसलिए बाकी क्वेश्चन को स्वाभाविक है उसको बनाने में मतलब कि और लिखने में, अक्षर में, ये सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी हुई है। फिर भी चूँकि आपका मैथ है, जैसे ही मैथ आपका बढ़िया हो चला जाता है तो आपको अच्छे नंबर हमेशा मिलते हैं। 181 कोई ख़राब नंबर नहीं, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। हाँ, इसमें एडिशन और हो सकता था, तो वही बात है, फिर भी 18 नंबर। और आ जाइए, फिर जो यूक्रेन युद्ध हो रहा था उसके बारे में है। रूस और यूक्रेन निकटतम पड़ोसी है जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के आक्रमण के द्वारा युद्ध शुरू हुआ, जो अपनी बेकरार स्थिति में है, जो अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण है यूक्रेन का रूस के प्रति छाया से निकलने का होड़, यूक्रेन का नाटो की सदस्यता लेने का, नाटो के पूर्व। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब डायग्राम या फिर पैराग्राफ या मैप का प्रयोग नहीं किया। स्वाभाविक सी बात है, मैथ बनाने में समय चला जाता है ज़्यादा, तो अंत में लोगों का ये रहता है कि छूटे नहीं क्वेश्चन। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन छूटने का मतलब होता है कि आप सेल्फ गोल कर रहे हैं, आप अपने आप को उस पूरे दौर से बाहर कर रहे हैं, खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो भले ही अक्षर कैसा भी हो, कंटेंट होना चाहिए और क्वेश्चन पहला तो बन जाना चाहिए सबके सब विद इन टाइम में। तो वही सब बातें की गई है यहाँ पे। रूस द्वारा यूक्रेन के अर्थव्यवस्था को समर्थन, क्या है, रूस द्वारा यूक्रेन अलगाववादी को समर्थन, यूक्रेन द्वारा रूस के शर्तें ना मानना इत्यादि, ये सब कारण है। अब देखिए, क्रीमिया पर कब्जा रूस ने 2010 के आसपास से लेकर के 2014 में जो किया था। मिन्स्क समझौता 2015 में जर्मनी और फ्रांस के मध्य रूस यूक्रेन से मिन्स्क समझौता किया, जिसका नाम मानने का आरोप रूस ने लगाया है। मिन्स्क से लिखा है, देखिए। और है यूरेशिया आर्थिक व्यापार समझौता, ये सब इसका कारण ये बताएं। यहाँ पर इनको 10 नंबर मिल गया है। अब आ जाते हैं और दूसरे पोर्शन में, प्रभाव क्या हुआ है। इसके ऊपर प्रभाव हम निम्न रूप से देख सकते हैं। विश्व पर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव पड़ा है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा पड़ा है, वैश्विक महंगाई। देखिए, कम समय में इन्होंने बेहतर ढंग से कम से कम चीज़ों को लिख दिया है, ताकि पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा है। जैसे ये पॉइंट वाइज लिखा है, तो ये पॉइंट वाइज समझ रहे हैं ना। अब कम समय में आप आराम से इसको लिख सकते हैं और क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, और कम से कम जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। यदि आपको 38 में 18 भी आ रहा है क्वेश्चन छूटने के कंपेरिजन में, तो बहुत सब बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो ये इन्होंने बेहतर ढंग से टू द पॉइंट लिखा है। आपूर्ति श्रृंखला बाधा, वैश्विक महंगाई, जीडीपी में कमी, रूस यूक्रेन गेहूँ आपूर्ति विश्व में नहीं होने से खाद्यान्न संकट, राजनीतिक प्रभाव, यूएन की विश्वसनीयता में कमी, छोटे देशों के हित को लेकर चिंता, शांतिपूर्ण विश्व की पहल को धक्का, सामरिक प्रभाव, रक्षात्मक रूप से हथियारों का दौर पुनः शुरू हो गया, है ना। और जो है रक्षा खर्च बढ़ा है, जापान में सेना को पुनः संगठन शुरू कर दिया है, जर्मनी भी अपना रक्षा बढ़ा दिया है, स्विट्जरलैंड ने शांति की नीति को त्याग दिया है। स्वाभाविक से रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है। पर्यावरण प्रभाव, युद्ध के कारण विस्फोट आदि से पर्यावरण की क्षति, और ज़ेरोपोविया परमाणु संयंत्र में हादसा। सामरिक प्रभाव, रूस यूक्रेन में जनसंख्या का जो है संरचना में अंतर में बदलेगा, बहुत सारी मौतें हुई हैं। देश के लोग जो है
देश के लोग द्वेष व घृणा से रहते हैं, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी, भारत पर प्रभाव, अब आर्थिक प्रभाव, तेल संकट, आपूर्ति सहित व्यापार में संकट, फार्मास्यूटिकल में संकट, द्विपक्षीय व्यापार में संकट। भले ही इनका अक्षर देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो, लेकिन इन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट हर एक चीज़ों को किया है। सामरिक प्रभाव, रूस भारत को 60% रक्षा उत्पादन बेचता है, उसमें देरी की बात कर रहे हैं। राजनीतिक प्रभाव, विश्व मंच पर संतुलन स्थापित करने में चुनौती, भारत पर यूक्रेन के पक्ष में रूस के विपक्ष में बोलने का, यूक्रेन के पक्ष में व रूस के विपक्ष में बोलने का दबाव, मतलब चुनौती बढ़ा, मतलब पश्चिमी देश बना रहे थे तो वो भी यहाँ पर लिखे हैं। पश्चिमी देशों ने राजनीतिक संबंध कमजोर, जैसे अमेरिका तथा अभी पाकिस्तान के सहयोग देना शुरू कर दिया, मतलब इस पर दबाव बनाने के लिए। तो बहुत सारी चुनौती थी। फिर इन्होंने अपना कंक्लूजन लिखा है, तो 10-10-20 नंबर अच्छा नंबर यहाँ पर कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, और आइए क्वेश्चन नंबर 9 जो था, क्वेश्चन नंबर 9 जो था करंट से जोड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो था 4-9, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क दीजिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक महत्वपूर्ण साधन है जिसे जनता अपने आकांक्षा को अपने सरकार के सामने रखती है। इससे सरकार को भी एक लक्ष्य व चुनौती मिलती है। ठीक है ना, चुनाव लोकतंत्र की धमनी के समान है। ठीक है ना, यहाँ पर इनको 3 नंबर मिला है इस कोर्स पोर्शन में। आइए, एक देश एक चुनाव का मुद्दा जीवित है। वर्तमान सरकार ने चुनाव आयोग की तत्परता से इसे और महत्वपूर्ण जो है माना जा रहा है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क है। हालांकि अब तो एक देश एक चुनाव के लिए तो कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसमें कि पूर्व राष्ट्रपति को चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन उस समय एक कमेटी गठित नहीं की गई थी। उस समय एक बहुत दिनों से चर्चा मुद्दा में था। तो एक देश एक चुनाव के तर्क, इसके पक्ष में तर्क है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में को बढ़ावा देना, चुनाव खर्च बचना, प्रशासन को कम परेशान होना, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी है, वोट प्रतिशत में वृद्धि है, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, विकास ज़्यादा होगा, प्रचार व शोर से मुक्ति होगी, विकास कार्य में बाधा नहीं होगा। क्योंकि जब चुनाव होता है तो पूरा प्रशासन मिल जाता है। तो 8-3-11 यहाँ पे 8 नंबर मिला है इस ग्राफ पर इनको, और देख लीजिए। और फिर विपक्ष में इन्होंने कह दिया है, विपक्ष में इनको 5 नंबर मिला गया है। राष्ट्रीय दलों की मजबूती होगा, क्षेत्रीय दलों की स्थिति कमज़ोर होगा, चुनाव निष्पक्षता में कमी आएगा, चुनाव के सभी पक्षों की एवं चुनाव की एक पक्षीय व व्यक्तित्ववादी होने का खतरा है, क्षेत्रीय हित की व विकास की अपेक्षा राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी और क्षेत्रीय मुद्दों की कमी होगी। तो देख सकते हैं 13-5-18 नंबर अभी तक इनको मिल चुका है। और पक्ष में तर्क फिर इन्होंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और वोट प्रतिशत, मतलब फिर उनको, मतलब जो डायग्राम लिखा था फिर उसको फिर से इन्होंने एक लाइन में इलोबरेट कर दिया है। जितने भी डायग्राम विपक्ष में जो भी था उसको एक लाइन में यहाँ पे इन्होंने इलोबरेट कर दिया। तो अच्छा किया इन्होंने। ठीक है, और फिर इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया है। तो यहाँ पर इनको अच्छा नंबर मिला है, 8-4-12 22 नंबर यहाँ पर मिला है। अंतिम क्वेश्चन लिखे होंगे, सोचिए किस दबाव में लिखे होंगे, टाइम का कमी, और फिर भी इनको 22 नंबर मिला। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और समग्रता एक देश एक चुनाव जो है को खामियों को इसे कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मतलब कि एक देश एक चुनाव में जो भी खामी है उसका निराकरण करके इसे लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह विश्व के सबसे पुराने व बड़े लोकतंत्र को और मजबूत करने जैसा होगा। समय व संसाधन की बचत होगी और देश विकास कार्य को गति दे सकेगा, जिससे तेज़ी से अर्थव्यवस्था का विकास होगा और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पूरा करेगा। तो इन्होंने मतलब कि भले ही अक्षर बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन इन्होंने कंटेंट को डाला और यहाँ पर इनको 22 नंबर मिला है। तो इस प्रकार से इनको 181 नंबर पूरा मिला था। 72 में 70 नंबर इनका पूरा सही हुआ था, और कुल मिलाकर के 181 नंबर, फिर 153 नंबर इनको ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर थे, 200 नंबर था, और फिर जो इंटरव्यू था 84 नंबर था। इस प्रकार इनको रैंक 9 मिला था। तो ये है, आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है, ध्यान देनी है कि मैथ आपका छूटना नहीं चाहिए। ये तो एक बहुत ही पहला शर्त है। एक कहावत है, ऐसा बोला जाता है कि यदि आपका 2 मैथ कंप्लीट हो जाता है और आप बाकी किसी में भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आती, कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो इतना बात तय है
भले ही अंतिम से भी पद मिलेगा, लेकिन आपको पद मिलेगा। यदि आपका मैथ सही है और बाकी क्वेश्चन भी आपका सही है तो आपको रैंक सुधरेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैथ आपका नहीं छूटना चाहिए। बाकी मैथ के बाद दूसरा क्वेश्चन रखना है, दूसरा प्रयास रखना है कि दूसरा क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा, यदि आपके पास प्रैक्टिस बढ़िया है तो कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि एक क्वेश्चन जो 4 पार्ट या 5 पार्ट में पूछा जाता है या 3 पार्ट में पूछा जाता है, उसके कुछ ही पॉइंट आपको पता होंगे, फिर भी उसी कुछ पॉइंट के मतलब के दम पर आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि इस बार से डायनामिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, तो वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अपने पूर्व ज्ञानों को और उस मतलब कि दूसरे चीज़ों के ज्ञानों को जोड़ते हुए उसको लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, उतना अप टू डेट नहीं होगा लेकिन एवरेज तो मार्किंग मिलेगा, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। और जहाँ पर आता है, जहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं, कुछ डायग्राम, कुछ प्रेजेंटेशन, यदि समय नहीं है तो टू द पॉइंट, पिन पॉइंट के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन में इन्होंने, आपने भी देखा होगा कि मुकेश जी ने किस तरह से लिखा है। तो इन चीज़ों का आप, छोटे छोटे चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। कुछ कंटेंट खुद से सेल्फ जितना आप कर पाइएगा, अभी जो खासकर 1 महीना बचा हुआ है, और फिर खैर 17वीं के लिए तो भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप मेंस को अभी देखिए 17वीं वाले भी, और पीटी अंत में 2 महीना आप देखिएगा, 3 महीना देखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी मेंस के दृष्टिकोण से, क्योंकि मेंस ही आपका फाइनल का आधार बनता है, मतलब फाइनल सिलेक्शन का। और इंटरव्यू में जितना आपका बेहतर मार्क्स मिलता है वो आपका रैंक डिसाइड करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।